तो गाइस इट्स अ न्यू डे और अब जो है हमने कल अपनी ECU के अंदर से एक वायर इंस्टॉल की थी जो पीछे तक लेकर आए थे, और इस डिवाइस की हमने हार्डनेस इंस्टॉल की थी बैक साइड पे जहाँ पे OBD2 की पोर्ट होती है। तो अब जो है हमने इंस्टॉल करना है अपना O2 सेंसर, और इसके बाद हम AFR सेट करेंगे। बेसिकली जो हमने कल किया था वो हमने इसको दी थी बेस फ्लैश में हमने इसकी अनलॉकिंग किया, जो इसकी रिस्ट्रिक्शंस थी वो हमने रिमूव कर दी हैं। जो डायनो ट्यूनर होते हैं उन्होंने वहाँ पे अपने मुल्क में जो बाइक्स ट्यून करके डाटा कलेक्ट किया होता है, जब आप उनसे ट्यूनिंग करवाते हैं तो वो उसी डाटे की बेस पे आपकी ECU ट्यून करके पाकिस्तान भेज देते हैं। अब होता क्या है कि वो AFR आपकी बाइक के साथ कभी मैच नहीं करते, लेकिन इस बाइक के साथ ऐसा नहीं होगा। इस बाइक में हम O2 सेंसर इंस्टॉल करने लगे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सारा सेटअप। ये इस बाइक का अपना O2 सेंसर था, ये इस बाइक का अपना O2 सेंसर था जो मैंने रिमूव कर दिया है। अभी ये हम इसको निकाल देंगे पूरा, और ये मेरा अपना सेंसर लग गया इसकी जगह पे, वाइड बैंड O2 सेंसर। और इसके साथ अभी ये पूरी इसकी जो हार्डनेस है, ये सारी चीज़ें अभी हम इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ ये हार्डनेस जाती है, जिसके साथ ये वाइड बैंड का जो डाटा कलेक्ट करने वाला होता है, एयर फ्यूल रेशो मीटर जिसको आप बोल सकते हैं, ये सारा डाटा कलेक्ट करता है और ये एक कम्युनिकेशन केबल के ज़रिए जो है इस डिवाइस तक पहुंचा देता है। और ये डिवाइस जो है ऑलरेडी ECU के साथ कनेक्ट होती है। इस डिवाइस में सारा डाटा पहले से ही आ रहा होता है कि किस RPM पे बाइक क्या परफॉर्म कर रही है। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आपकी बाइक जिस RPM पे जो डाटा प्रोड्यूस कर रही होती है AFR का, वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है इस SD कार्ड में, और वहाँ से भी हम इसकी सेटिंग कर देते हैं। इसको लाइव ट्यूनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हर RPM पे आपका एयर इनटेक भर रहा होता है और बाइक डिफरेंट परफॉर्म कर रही होती है, जो कि डाइनो जो होता है उसके ऊपर आप कर तो लेते हैं ट्यूनिंग, लेकिन वो आप समझ लें कि 90% होती है। अगर आप 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको ये लाइव ट्यूनिंग सेटअप लगाना पड़ता है अपनी बाइक में। तो चलें जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी जो है मैं ये रिले इंस्टॉल करने लगा हूँ, जिसने पावर देनी है हमारे AFR वाले बॉक्स को, क्योंकि वो पावर हम डायरेक्ट बैटरी से लेते हैं, इसलिए हम ये रिले यूज़ करते हैं फ्यूज़ वाली, ताकि सारा सिस्टम जो है वो प्रोटेक्शन में रहे। पावर केबल भी लगा ली, सिग्नल केबल भी लगा ली, लेकिन डाटा केबल अभी नहीं लगाई, क्योंकि वो तो लगना है बुलिश के साथ। अब मैं देखता हूँ इसमें पावर आई कि नहीं, क्योंकि मैंने इसको कनेक्शन किया है, इसकी हेडलाइट जो टेल लाइट है उसकी वायर के साथ दिया है कनेक्शन के। जब टेल लाइट ऑन हो तो ये भी इसमें भी करंट आना चाहिए, अदरवाइज़ ये रिले करंट पास नहीं करती। तो ये मैंने इसको इग्निशन दिया तो इसकी लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब हमारा ये सिस्टम वर्क में आ गया है, इसको पावर मिलना शुरू हो गई है। तो अब चलें अपनी बाकी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। कनेक्शन जो है अपना पूरा हो गया है। अब मैं डाटा केबल लगा के बाइक ऑन करके देखता हूँ कि हमारा जो लैपटॉप है वो AFR का डाटा कलेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। इंश्योर करने के लिए, राइड पे जाने से पहले इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ वर्क में है कि नहीं, और अगर वर्क में हुआ तो इसकी सीट इंस्टॉल करेंगे, उसको फिर राइड पे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों डिवाइसेस इंस्टॉल कर लिए हैं, लैपटॉप रेडी है, और राइड पे ले जाने से पहले मैं इसको टेस्ट एक बार करूँगा कि ये डाटा रीड कर भी रही है कि नहीं। तो अपनी डाटा केबल जो है हम इस डिवाइस के साथ लगाएंगे, और डाटा केबल लगाते साथ ही डिवाइस ऑन हो गई है और उधर सिस्टम में कनेक्ट भी हो जाएगी। अभी ये कनेक्ट हो गई। अब बाइक करते हैं रीस्टार्ट और देखेंगे कि हमारा जो AFR वाली डिवाइस है वो डाटा कलेक्ट करती है कि नहीं। बाइक को हमने बेस ट्यून दिया था, आपको वीडियो भी दिखाई थी, और अब टाइम है इसकी फुल फ्लैश का, यानी कि इसकी AFR मैप्स, इसके फ्यूल मैप सेट करने का। फ्यूल मैप्स सेट करने के लिए हमें O2 सेंसर लगाना पड़ता है एग्जॉस्ट सिस्टम में। ये O2 सेंसर लगा है हमें, और इसकी जो बाकी डिवाइसेस हैं वो बाइक के अंदर ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ। ये AFR की डिवाइस है और ये ECU के साथ कनेक्ट है, जो कि रन टाइम पे डाटा ले रहा होता है कि किस RPM पे क्या AFR आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास एक पूरा चार्ट बन जाता है AFR का, और हर RPM पे
हर थ्रोटल पोजीशन के ऊपर क्या AFR होनी चाहिए, हम थ्रूली सेट करते हैं सबको। इसके साथ साथ मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ जो कि कन्फ्यूजन है लोगों को हमारी ट्यूनिंग को लेके। पहली बात तो ये है कि बेस फ्लैश, व्हाट इज़ बेस फ्लैश। बेस फ्लैश में होता यह है कि हम बाइक के अंदर जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको रिमूव करते हैं, जैसा कि थ्रोटल पीरियड्स पे होती हैं। उसमें आप बाहर भी किसी डायनो ट्यूनर से करवा लेंगे, वो भी सेम वही रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करके देगा जो हमने करनी है, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। बाहर का ये मसला होता है कि आपको ट्रांजिट करवानी पड़ती है, अपनी ECU वापस मंगवाते हैं, उसमें टाइम भी बड़ा लगता है, आपकी बाइक भी बंद रहेगी 1-2 माह। दूसरा, ट्रांजिट के दौरान आपका ECU डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। तो इट्स सेफ़ कि आप इनसाइड पाकिस्तान फैसिलिटी अवेलेबल है उसको अवेल करें। दूसरा आ जाता है AFR डाटा। आपने पिछली कई वीडियोस में मुझे कहते हुए सुना होगा कि जो बाहर डायनो ट्यूनर से अगर आप ट्यून करवाते हैं बाइक तो वो काम नहीं करती पाकिस्तान में। उसका कतन मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को ट्यून करना नहीं आता या वो लोग ख़राब ट्यूनिंग करके देते हैं, नहीं, वो अपने काम में बेस्ट हैं, इसलिए वो कामयाब है बाहर। डिफरेंस कहाँ आता है, उनके पास जो बाइक्स आती हैं वो उनके मुल्क के फ्यूल के ऊपर आती हैं, यानी उनकी कंट्रीज़ में जो फ्यूल यूज़ हो रहा होता है वो उस फ्यूल के ऊपर अपने डायनो पे उसको चलाते हैं, और जो बाइक वो फ्यूल जो पावर जनरेट कर रहा होता है, उनकी बाइक जो पावर जनरेट कर रही थी उसके ऊपर वो फ्यूल मैप सेट करके देते हैं। जब आप यहाँ से ECU भिजवाएंगे तो वो उसी डाटा के ऊपर जो उनके पास ऑलरेडी होता है उसी डाटा के ऊपर आपको ट्यून करके पाकिस्तान भिजवा देते हैं। हमारे मुल्क में फ्यूल वो पावर जनरेट नहीं कर पाता, हमारे मुल्क में फ्यूल जो है वो लेस पावर जनरेट करता है, इसलिए जब वो ट्यून वाली ECU आप अपनी बाइक में डाल के चलाते हैं तो बाइक आपका उस तरह परफॉर्म नहीं करता, और आपको पावर तो फील होती है, जाहिर सी बात है उसकी अनलॉकिंग भी हुई है, लेकिन ओवरऑल इंजन की लाइफ कम होना शुरू हो जाती है आपकी, क्योंकि वो ECU बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए बनी होती हैं। वो उसके अंदर जो मैप वो डाल देते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत मैप डाल दी है, वो उनके मुल्क में प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, यहाँ के फ्यूल पे नहीं काम कर रहे थे। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ के फ्यूल जो आपकी टैंक के अंदर है उसके ऊपर ट्यूनिंग हो। इसलिए हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान में फिर बेहतर है कि आप पाकिस्तान के फ्यूल के ऊपर डलवा कर ट्यूनिंग करवाएं। ये डिफरेंसेस हैं। लोग शायद इसको गलत लेना शुरू कर दिया था कि हम कह रहे हैं कि बाहर के डायनो ट्यूनर्स को ट्यून करनी नहीं आती है, व्हाटसएवर। नो, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां दे दी हैं इस काम को, वो बहुत नॉलेज है उनको, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन उनका फ्यूल ज़्यादा पावर जनरेट करता है, इसलिए वो एक काम करते हैं। बाइक के अंदर से ज़्यादा हॉर्सेस निकालने के लिए वो इसकी टाइमिंग भी ट्यून करते हैं। टाइमिंग होती है कि स्पार्क प्लग किस टाइम पे स्पार्क करे और आपका सिलेंडर हेड में ब्लास्ट हो, जिससे आपकी बाइक का पिस्टन नीचे पुश होगा और बाइक पावर जनरेट करती है। वो उस टाइमिंग को भी ट्यून करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फ्यूल उस टाइमिंग को ट्यून करने के बाद उनका फ्यूल इतनी पावर जनरेट कर सकता है कि उस टाइमिंग को संभाल सके बाइक। लेकिन हमारे मुल्क का फ्यूल, जैसे मैं बताया, वो कम पावर जनरेट करता है। तो जब वो आप बाहर से ECU ट्यून करवा के ले आएंगे टाइम विद टाइमिंग, तो वो यहाँ पे कतन काम नहीं करती और आपके इंजन की लाइफ डिक्रीज़ करती है। ये मेन रीज़न है कि मैंने अपना 21 10R भी खुद ट्यून किया था पाकिस्तान में, CBR भी खुद किया है, और अहमद भाई को भी ये बात जब मैंने एक्सप्लेन की तो उनको भी समझ में आई, और उन्होंने 2019 H2 जो कि एक यूनिक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये एक ही है पाकिस्तान, ओनली वन, उन्होंने हम पे यकीन किया इस बाइक के लिए। और अभी ये जो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ वो भी मैं इसके IAP फ्यूल मैप सेट करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। IAP फ्यूल मैप सेट होते हैं बाइक को स्लो चला के, इनिशियल RPM यानी कि 100,000 RPM से लेके 6000 RPM के दरमियान ये चलेगी, और मैं लेके जाऊँगा इसके IAP मैप सेट करूँगा। जो रिस्पॉन्स वाले मैप हैं या जो परफॉर्मेंस वाले मैप्स हैं वो इसके बाद होंगे सेट, पहले ये इनिशियल मैप सेट होती है। अच्छा, तो अहमद भाई ने यकीन किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने ये बाइक मुझे देते हुए कहा कि इट इज़ योर्स, आप इसको 1 माह रखना है, 1 माह रखें, 2 माह रखना है, 2 माह रखें, लेकिन तसल्ली से ट्यून करें जिस तरह आप अपनी बाइक को ट्यून करते हैं। तो अहमद भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दिस बिलीव ऑन मी ऑन पाक पीक। और दूसरा ये है कि
इंशाल्लाह जब मैं बड़े बोल नहीं बोलता, अल्लाह माफ़ करे, जब ये बाइक हम उनको देंगे वापस और वो चलाएंगे, उनका मैं शूट ज़रूर करूँगा, उनके अपने एक्सप्रेशंस, अपनी थॉट्स के वो क्या कहते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी दे देंगे। 1-2 माह नहीं रखूँगा, मैक्सिमम 2 हफ्ते, क्योंकि राइड होती ही हफ्ते बाद है। तो हफ्ते बाद जब राइड होगी तो मैं इसको 2 राइड्स पे लेके जाऊंगा और ट्यून हो जाएगी माइक इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट। अभी आप देखेंगे इसको ज़रा आराम से चलते हुए, क्योंकि मुझे डाटा लेना है इनिशियल आरपीएम में। ये 3000 तक वापस आया करेगी, 3000 से फिर मैं इसको थोड़ी सी थ्रोटल दूंगा, पड़ जाएगी 4-5 हज़ार आरपीएम तक। और ये काम आप बहुत दफ़ा देखेंगे मुझे करते हुए, क्योंकि कभी मुझे थ्रोटल कम देनी है, कभी ज़्यादा देनी है, कभी उससे ज़्यादा देनी है। तो हर थ्रोटल पोजीशन पे उसका डाटा लेना है मैंने। मुझे तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को शायद नहीं पता, इसलिए आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे बाइक चला रहा है। तो ये जो मिसकंसेप्शन था एक हमें लेके, कि हम कहते हैं कि गोरों को ट्यून करनी नहीं आती या हम उनसे बेहतर ट्यून कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उनसे बेहतर ट्यून इसलिए कर पा रहे हैं या क्योंकि वो फ्यूल डिफरेंस है। हाँ, अगर आप उनसे ट्यून करवा के ECU मंगवा लें और फ्यूल भी अच्छा बाहर से अरेंज कर लें तो नो इशू, आप जैसा मर्जी चलाएं, बाइक को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंजन लाइफ जो है उसको भी हम जो है ना, हम टाइमिंग नहीं छेड़ते बाइक की, क्योंकि हमारा फ्यूल उतना पावर जनरेट नहीं करता। तो हम इंजन की लाइफ की खातिर नहीं करते ये काम। इससे बाइक ट्यून भी होता है, अनरिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है, उसकी लाइफ भी इंक्रीज़ कर देती है। और हम AFR भी पाकिस्तानी फ्यूल जिसके अंदर डला हुआ है i10 उसके ऊपर ट्यून कर रहे हैं, तो वो उसके लिहाज से अपने आप को सेट कर लेता है। ECU हम उसको सेट करके देते हैं उस लिहाज से जो फ्यूल इसके अंदर है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इट्स वेरी सेफ ट्यूनिंग जो हम करके दे रहे हैं। बेसिकली इशू बाहर की ट्यूनिंग में भी नहीं है, आप करवाना चाहिए शौक से करवाना। इस बाइक पे बैठते साथ ही जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की है ना, वो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और इसकी मनूवरिंग है, इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स है। मैंने 21 10R 2 साल ऑन किया, उसके बाद अच्छा उससे मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने 16 10R लिया, उसके बाद जब मैं 21 पे गया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन 16 टेक्नोलॉजी एंड 21 टेक्नोलॉजी। 21 में कावासाकी ने इलेक्ट्रॉनिक्स, क्विक शिफ्टर का रिस्पॉन्स, उसकी सॉफ्टनेस, ओवरऑल बाइक पे बहुत ज़्यादा काम किया था उन्होंने। वो पता चलता है कि 5 साल बाद एक मतलब 5 साल बाद की आप एक चीज़, अपडेटेड चीज़ चला रहे हो। इट्स नॉट अबाउट ड्रैग एंड स्पीड, ओवरऑल बाइक का मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरऑल बाइक की फील, उसका रिस्पॉन्स इनिशियल RPMs पे, मिडल RPM पे। तो जब उसके बाद मैंने 21 टाइम में बेच के मैं 16 H2 लिया ना, तो मुझे लगा जैसे मैं सेम उसी पुरानी टेक्नोलॉजी पे चला गया हूँ जैसे कि 16 10R में मैं फील किया करता था। तो कहीं ना मैं सिंक्रोनाइजिंग कर पाया फिर दोबारा एक इतनी अपडेटेड चीज़ चला के 16 और टेक्नोलॉजी H2 पे जाने के। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ये जो मैं 19 H2 भी चला रहा हूँ, इट्स टोटली चेंज्ड फ्रॉम 16 H2। ये मुझे सेम ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे मैं वो 21 टेक्नोलॉजी वाला 10R चला रहा हूँ। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्विक शिफ्टर का रिस्पॉन्स, ओवरऑल बाइक की रोड प्रेजेंस, वो जैसे मेरे बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज होके मनूवर कर रहा है। 16 H2 नेवर डू दैट। ये बहुत चेंज है उससे, सेम लाइक न्यू टेक्नोलॉजी।
अभी मैं इसको लेके जाता हूँ। ये इनिशियल मैप इतने ड्राइव में ही सेट होने थे जितनी मैंने कर ली है, क्योंकि स्मॉल आरपीएम पर ही डाटा चाहिए होता है, वो मैंने ले लिया। अभी मैं इसको लेकर जाता हूँ और इसका मैप डाटा देखते हैं कि एएफआर का डाटा क्या है, उसके सेट करते हैं उसको। इस तरह ये आईएपी मैप जब सेट हो जाएंगे उसके बाद थ्रोटल पोजीशन के लिए आपको इसका अग्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें बाइक को फुल थ्रोटल 100% ओपन करके मैप्स लेने पड़ते हैं हर आरपीएम पे। तो वो भी बहुत जल्द आपको दिखाते हैं, उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है।